अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट वकास। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फेडरल बोर्ड की बुक जो 10th क्लास में पढ़ाई जाती है उसमें जो बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं उसमें हमारे पास सबसे बुनियादी चीज़ आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली ये है, प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए लैंग्वेज के अंदर। टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप लोगों को किसी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है और कंप्यूटर प्रोग्राम आप लोगों के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर रहा होता है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये नेसेसरी है कि जब वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो उन लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप का होना ज़रूरी है। हम लोग जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो हदायत का एक मजमू है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें हमारे पास बुनियादी चीज़ आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स। सिंटैक्स वो रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें हम लोग किसी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को लिख रहे होते हैं। सिंटैक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है वो जस्ट लाइक ग्रामर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही होता है। सिंटैक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड अ सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स हमें वो मीनिंग्स दे रहा होता है स्टेटमेंट की जो हमने लिखी होती है सिंटैक्स में। यह हमें वो एक्सप्लेन करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सम इक्वल टू a प्लस बी। अगर हम लोग ये स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो बेसिकली ये बैक एंड पे जाकर बता रहा होता है कि a प्लस बी दो वेरिएबल्स हैं, उनको ऐड किया जाए और देन सम हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल है जिसके अंदर इसको स्टोर किया जाए। तो ये सिमेंटिक्स उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जो लैंग्वेजेस हैं वो दो तरह की एग्जिस्ट करती हैं। एक आ जाती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली ये वो लैंग्वेज है जिसको मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए आप लोगों को कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। ये बेसिकली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के ऊपर मुश्तमिल होती है। मशीन लैंग्वेज से मुराद हमारी 0-1 बाइनरी लैंग्वेज है जिसको बेसिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए इजी होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आप लोगों के आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। मशीन लैंग्वेज के अंदर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ड्यू टू इट्स सिंटैक्स ऑफ जीरोस एंड वन एंड इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। मशीन से मुराद हमारी कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बेसिकली हमारी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट लैंग्वेज जो हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। इसके अंदर सिंबॉलिक कोड्स होते हैं और एब्रीविएशन नोन एज निमोनिक्स, स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जिसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करने से पहले। असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हमें कंपाइलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपाइलर जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अ असेंबलर। हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की कुछ मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्रामर्स को अलाउ कर रहा होता है कि एक्सेस करने के लिए स्पेशल फीचर्स दैट आर यूजिंग, यानी कि असेंबली लैंग्वेज जो लिखी जाती है असेंबली लैंग्वेज असेंबलर कोड के अंदर, तो ये लेस स्टोरेज और लेस रनिंग टाइम कंज्यूम करती है। असेंबली लैंग्वेज को अब भी बेस्ट चॉइस कहा जाता है कुछ एप्लीकेशन के लिए, बट वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली जो है ना ये रिमूव होती जा रही है। इसकी जगह अब ले ली गई है हाई लेवल लैंग्वेजेस ने।
हाई लेवल लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेजेस हैं जो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर यूज होती हैं। आजकल डिफरेंट टाइप की जो एप्लीकेशंस आप लोग डेवलप करते हैं, वेबसाइट की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो या गेम्स आप लोग डेवलप करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज की फॉर्म में होती है और इसको कॉमनली यूज किया जाता है कंप्यूटर्स के कोड लिखने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के इसके अंदर वर्ड यूज होते हैं जैसे प्रिंट, गो टू, इफ, एल्स, सी आउट, सी इन, दीज लाइक ऑफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है। इसको लिखना आसान है, इसी वजह से ही कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की आती हैं, विजुअल बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, ये डिफरेंट टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, या पाइथन कह लें जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती हैं। हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इसमें भी डिफरेंट जो है ना टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट जो है ना इसकी कैटेगराइज में इसको अप्लाई किया जाता है। जिस तरह से अगर हम लोग कहें लैंग्वेजेस को अगर डिफरेंट कैटेगरी में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हमारे पास एक लैंग्वेज की टाइप आती है दैट इज कॉल्ड अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज बेसिकली कंसेप्ट जो इसके अंदर यूज होते हैं वो होते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेसिकली आप लोगों के प्रोग्राम को डिवाइड कर देता है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, जिसको मॉड्यूल्स कहते हैं। अब एक लार्ज प्रोग्राम को लिखना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, उसको डिवाइड कर देता है शॉर्ट प्रोग्राम्स के अंदर, जिसको मॉड्यूल कहा जाता है। इसको डिजाइन करना इजी होता है, मॉडिफाई करना इजी होता है। इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी हो यानी कि कोई डिबगिंग करनी हो तो हमारे लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज में इजी होती है। इसको भी बेटर चॉइस कहा जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। हमारे पास फोर्ट्रान, पास्कल या सी जो है बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टूडेंट जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर लैंग्वेज का। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हमारे पास 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन कहा जाता है। वन बाय वन अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास ईच स्टेप इन द सीक्वेंस मस्ट लॉजिकली प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट। सेम सीक्वेंस नंबर में आप लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे जिस तरीके से 1 2 3 हमारा कोड आया होता है, उसी सेम सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। सिलेक्शन स्टेटमेंट किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को उसकी रिजल्ट की एवल्यूएशन के हिसाब से एग्जीक्यूट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। अब हमारी कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। हमारे पास ये डिफरेंट टाइप की आ जाती हैं, जैसे इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स के बिहाफ के ऊपर ये चेक करना है कि वो पास है या फेल, तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि इफ अ स्टूडेंट गॉट मोर देन 30 मार्क्स तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और हम उसको पास कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम एल्स में ले जाते हैं और उसको फेल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यूज करते हैं इसके अंदर वो हमारे पास आती है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना, एग्जीक्यूट करना मोर स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम तक अंटिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, हम लोग चाहते हैं कि 10 टाइम पाकिस्तान का नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए रेपिटेशन स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा जो हमारे पास लूप के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास आती है वो आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर यूज होती है। मैट्रिक के बाद एफएससी में सी प्लस प्लस के कुछ कॉन्सेप्ट ऊप्स के आप पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोग ऊप्स को पढ़ते हैं। ऊप्स अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लाइफ में जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग कैरियर के को चूज करना चाहते हैं, तो आपको ऊप्स के कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऊप रेफर की जाती है प्रोग्रामिंग मेथड को जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोग काम करते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई स्टूडेंट हो सकता है, व्हीकल, बिल्डिंग हो सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें वो सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग एंड मीनिंग मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर रही होती है। ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया जा सकता है
दैट कैन परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, जो कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उससे रिलेटेड होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी के व्हीकल को हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीकल के अंदर नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, नंबर ऑफ डोर, कलर, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दिस ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स स्टीयर, एक्सीलेटर, ब्रेक हो सकती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये मोस्ट वाइडली यूज होती है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर। सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP, जावा, ये हमारी वो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जिसका इस्तेमाल हमारी डिफरेंट टाइप की वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए, गेम्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग मॉडर्न टेक्निक में यूज़ करते हैं, इसका क्या हमें एडवांटेज होता है? हमारे लिए, प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर किसी भी प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। इन केस अगर कोई एरर आता है प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर, तो इस एरर को रिमूव करना इजी होता है इन अ हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इट्स मीन दैट कि एक प्रोग्राम जो एक मशीन डेल की मशीन के अंदर लिखा गया है, तो उसको हम लोग HP की मशीन के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास इससे पहले लैंग्वेजेस थी, ठीक है, वो मशीन डिपेंडेंट थी, लाइक अ मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज के अंदर जब कोई कोड लिखा जाता था, तो वो एक लैंग्वेज का कोड जो एक मशीन के अंदर लिख दिया जाता था, उसको किसी दूसरी मशीन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम अ हाई लेवल लैंग्वेज और नॉट मशीन डिपेंडेंट। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर से क्या मुराद है? जो हमारे कोड को, सोर्स प्रोग्राम के कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग जो 10th क्लास में सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इसके लिए कंपाइलर यूज करते हैं डेव C++ या टर्बो C++, विजुअल स्टूडियो, कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसके अंदर एरर को फाइंड करना और रिमूव करना इजी होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। हाईली स्ट्रक्चर्ड से मुराद के जी जो कोड आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, उसको मॉड्यूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्मॉल सेट ऑफ कोड्स के अंदर। एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। हमारे पास जो लैंग्वेज आती है 10th क्लास में, वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बेसिकली जो डेवलप हुई थी वो 1970 में हुई थी। एक साइंटिस्ट था डेनिस रिची, जिसने इसको डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज के अंदर। सी बिकम द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे। तो हम लोग इसको इस वजह से कह सकते हैं कि ये वो बेस है जिससे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज करते हैं। सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सी लैंग्वेज से ही लिए गए। इसको लिखना प्रोग्राम इजी है, अंडरस्टैंड करना, यूज करना इजी है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, गेम्स डेवलप की जा सकती हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब चूंकि मॉडर्न डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, ठीक है, जिससे जो है ना यूज़ करते हुए हम लोग ये डिफरेंट टाइप की एप्स और गेम्स का डेवलप कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो आती है C++। लैंग्वेज बजारनी स्ट्रॉस्टॉप ने डेवलप की गई थी, बेल लेबोरेटरी के अंदर ही डेवलप हुई थी, जो कि 1983 से 1985 में डेवलप हुई थी। ये सुपरसेट है सी का, यानी कि सी के बाद डेवलप होने वाली लैंग्वेज है कि कोई भी जो प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा वो C++ में भी वैलिड होगा। यानी कि जो आप लोग कंपाइलर डेव सी यूज करते हैं C++, उसके अंदर आप सी का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं और C++ का भी। ये हमें डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अंदर कोड को लिखना क्विकली इजीली होता है और पावरफुल प्रोग्राम को हम लोग C++ में लिख सकते हैं। हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बेसिकली बेसिक लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है। बेसिक इससे पहले
मैट्रिक की जो ये अभी करंट बुक चल रही है, जो बुक पढ़ी जाती थी फेडरल बोर्ड में, उसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होते थे वो बेसिक पढ़ाई जाती थी। बेसिक से मुराद बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, जबकि विजुअल बेसिक जो है वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज और वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज होती थी, और जिसका इन्वायरमेंट जो था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। नेक्स्ट जो हमारे पास लैंग्वेज है सी शार्प, सी ऐश आपके सामने है, इसको सी शार्प प्रोनाउंस किया जाता है। 2000 में डेवलप हुई है और मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी शार्प का जो सिंटैक्स है वो सी और सी प्लस प्लस से मिलता जुलता है। इसके अंदर जो ज्यादातर फीचर्स यूज हुए हैं, मोस्ट फीचर वो जावा के ही हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग को लिखने में इजी है, ठीक है, और ये हमें डिफरेंट टाइप की वेब एप्लीकेशन जो अक्रॉस द इंटरनेट पे यूज होती हैं उनको बनाने के लिए यूज की जा सकती है। इसके अलावा गेम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, बिजनेस एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन सी शार्प लैंग्वेज के अंदर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैंग्वेज आती है जो बहुत ज्यादा जानी पहचानी लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड अ जावा। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, माइक्रो सिस्टम ने डेवलप की थी। इसका सिंटैक्स भी सी और सी प्लस प्लस से मिलता जुलता है। जावा यूजर कैन राइट ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम इन जावा। बेसिकली जो वेब पेज जो एक्सेस किए जाते हैं इंटरनेट पे वो जावा से एम्बेडेड होते हैं। इसको एम्बेडेड किया जा सकता है। आप लोग कोई भी प्रोग्राम जो जावा में लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप उस प्रोग्राम को किसी भी टूल और एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियल लैंग्वेज है नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए भी, ठीक है। नेटवर्क कंप्यूटिंग की जितनी भी टेक्निक्स यूज होती हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा जो आप लोगों की वेब एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट लैंग्वेज जो हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड अ कंपाइलर। स्टूडेंट्स, कंपाइलर ये वो सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शंस कोड्स होती हैं, ठीक है, जो हम लोग कंप्यूटर को समझाने के लिए लिखते हैं। कंपाइलर का काम होता है कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है, यानी कि वो कोड जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, उसको कन्वर्ट करना इनटू अ ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। तो चूंकि मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन जो आपका कंप्यूटर है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कंपाइलर की। और कंपाइलर जो होता है वो इंटायर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देयरफॉर कंपाइलर जो होता है ना वो फास्ट रन करता है प्रोग्राम को। नेक्स्ट वन जो इसके मुतबादल यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ इंटरप्रेटर। इसका काम भी बिल्कुल सेम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करना टू अ मशीन कोड के अंदर, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाय वन। पहले एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद देन नेक्स्ट के ऊपर आएगा और एंड सो ऑन चलता रहेगा। इन केस अगर आप लोगों का 10 लाइन का कोड है, आप कंपाइलर यूज करते हैं तो वो कंपाइलर एट अ टाइम उस कोड को कन्वर्ट करता है इनटू अ मशीन कोड में। बट हियर अगर हम लोग बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। वो पहले एक लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इन केस अगर कोई एरर आया उसको आप लोग रिमूव करेंगे, स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन, देन नेक्स्ट, और इस तरह एंड सो ऑन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसके लिए जो हम लोग कंपाइलर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट यूज होता है प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जिसे कहा जाता है, ये वो सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जिसको प्रोग्रामिंग टूल्स का यूज करते हुए हम लोग किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इन सिंपल, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस, वो टेक्निक्स और वो टूल्स एंड प्रोग्रामिंग टूल्स जो यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग कोड्स को लिखने के लिए। करंटली
सारे टूल्स को इंटीग्रेट किया गया एक ही जगह पे। लेकिन इन पास्ट प्रोग्रामर डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज करते थे अलग अलग कोड लिखने के लिए, जैसे एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, डिबगर, ये सेपरेटली होते थे। पहले एडिट करना, फिर उसको कंपाइल करना अलग सॉफ्टवेयर में, फिर उसको लिंक करना, ये अलग अलग प्रोसेस होते थे जो कि डिफिकल्ट था और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अभी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। किस तरह से सॉल्व हुई? बाय यूजिंग अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे आईडीई इन्वायरमेंट कहते हैं। आईडीई इन्वायरमेंट का हमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है वो यही मिलता है कि हम लोग जो भी कोड आईडीई में लिखते हैं, हमारा ये कोड सारे के सारे टूल को जो रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के, उसको एम्बेडेड कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है इन वन प्लेस पे। इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग ऑल द प्रोसेस एंड टूल रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम इन वन प्लेस। आईडी का मकसद क्या है कि जो प्रोग्रामर की लाइफ है उसको आसान बना देना, कि ग्रुपिंग टुगेदर ऑल टास्क नीडेड फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो टास्क आप रिक्वायर्ड हैं वो एक ही जगह पे अवेलेबल होते हैं। मसलन इसकी मिसाल मैं आप लोगों को जर्नल एग्जांपल से देता हूं। आपने कोई काम करना हो और आप लोगों को उस काम को करने के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़े। मसलन अब आपने जाना है मार्केट और वहां से आप लोगों ने खरीदारी करनी है, कपड़ों की भी, आपने जूते भी परचेज करने हैं, आपने जनरल आइटम घर के भी खरीदने हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? आप लोग अलग अलग शॉप्स के ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपकी एफर्ट ज़्यादा लगेगी। इसी तरीके से जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा होता है तो उसके अंदर उसको डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। उन सारे टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया एक जगह पे, जिसका नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और ये एक यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक था, ये चैप्टर का हाफ पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सेकंड पार्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स को कि बजाय इसके कि वो दोबारा से बुक्स को पढ़ें, रीड आउट करें, मेरी इस वीडियो को वो देख कर इंशाल्लाह जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच।